हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू एडी सेंटर। भाई लास्ट क्लास में तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी और आज भी बहुत सारी कोशिश करते हैं पढ़ने की। ग्रेविटेशनल मास तक हमने पढ़ लिया था और अभी जो है इक्विवेलेंस ऑफ इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मासेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ। तो कल जो लास्ट में सेवेंथ पॉइंट था, बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो भाई क्यों है और कैसे, वो हम्म, देख लेते हैं। कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी of gravitational masses small m g and small m dash g। ठीक है। अब ये m हाँ। के ऊपर डैश है या g के ऊपर डैश है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्या मानते हो। वैसे m के ऊपर है वो। ठीक है। हम्म, लेट दीज बी प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस r फ्रॉम अ थर्ड बॉडी c से अर्थ। ठीक है। दो ग्रेविटेशनल मासेस हैं mg और mg डैश, और एक हाँ। थर्ड बॉडी सपोज अर्थ ही है। वो क्या है? सी है। हम्म, और उसका मास कैपिटल एम है, तो लेट एम बी द ग्रेविटेशनल मास ऑफ द बॉडी सी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सी ऑन ए। ऑन ए भाई सी ऑन ए बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा? जी एम जी अपॉन आर स्क्वायर। हाँ ठीक है। कैपिटल एम ले लिया हमने सी वाले का मास, और एम जी ले लिया हमने हम्म, ए वाले का मास। और बाकी हाँ। डिस्टेंस तो इसने आर बोल ही रखा है। हम्म, जैसे मैं एक दिखाता हूँ ये चीज़। ये है, ये अर्थ है सपोज करो। ठीक है। यहाँ एक हाँ। बॉडी है और सपोज यहाँ पर भी एक बॉडी है। ये अर्थ का सेंटर है। ऐसे सपोज ये यहाँ से लहर मार गया अर्थ, ये अर्थ का सेंटर हो गया। हाँ। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये बी हो गया। इसके सेंटर से और अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। हम्म, ऐसा कुछ बोला है। और इसके सेंटर से, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, यहाँ से ऐसे जो सीधा सीधा क्यों नहीं जा रहा है ये इतनी चला रहा है। यहाँ इसके सेंटर से और इसके सेंटर तक आर है। ठीक है। हम्म, इसका जो मास है वो स्मॉल एम और नीचे में जी और डैश है। और इसका जो मास है वो स्मॉल इसका एम और ओनली स्मॉल नीचे एम में और जी है। नीचे में जी। इसका मास क्या है? हम्म, कैपिटल एम। इसका कैपिटल एम है। तो अगर मैं सी ऑन ए बोलता हूँ कि भाई अर्थ जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रही है एफ, सी हम्म, ऑन ए। ठीक है। एफ सी ए मान लिया। ऐसे ही हाँ। किस पे लगाएगा एफ सी भी? हम्म, अभी मैं बाद वाले को पहले पढ़ूंगा सी, और पहले वाले को बाद में ऑन ए या बी। ठीक है। हम्म, तो ये कुछ इस हाँ। तरीके से दिखा रखा है वहां पर। तो इसमें हम देखते हैं कि एफ की वैल्यू ये मिल गई सी ऑन ए। ऐसे ही सी ऑन बी करेंगे तो एम जी डैश हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर मुझे हम्म, फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले फोर्स के बीच में रेशियो चाहिए, तो बस मुझे सब कुछ हटा देना पड़ेगा, बस एम जी और एम जी डैश के बीच में रिलेशन दिख जाएगा। हाँ। है ना? हम्म, अच्छा। लेट एम आई एंड एम आई बी डैश बी द inertial masses of body A and B respectively if both the bodies are allowed to fall in vacuum from the same place under the action of gravity where acceleration due to gravity is g, then f equal to mig और f dash equal to mi dash g। एम आई डैश जी। यहाँ से भी f और f डैश जो है इस तरीके से mi और mi डैश के बराबर आ जाएंगे। हम्म, तो उस हिसाब से f और f डैश की वैल्यू तो mg और mg डैश भी थी ना, हाँ। m डैश g सॉरी। तो ये दोनों का इक्विवेलेंस दिखाई दे रहा है इनर्शियल मासेस के साथ। हम्म, यही हमारा को प्रूव करना था। कर दिया। तो बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। हाँ।
आ गया समझ में? हम्म बहुत बढ़िया। अगला, अच्छा इट मीन्स भी देख लेते हैं। इट मीन्स दैट द ग्रेविटेशनल मास ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इनर्शियल मास। पता लग रहा है? हम्म मतलब अगर ग्रेविटेशनल मास बढ़ता है तो इनर्शियल मास भी बढ़ेगा। हाँ ये अलग अलग केस की बात है। अपना वो ग्रेविटेशनल मास बढ़ रहा है, सही से है भाई, मेरा हाथ गायब हो जाता है रोज। ये है ग्रेविटेशनल मास और ये है इनर्शियल मास। ये बढ़ रहा है हम्म तो ये नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसके जैसा ही अगर ये बढ़ता तो इसके नीचे वाली वैल्यू भी ऐसे बढ़ेगी। समझ रहे हो? ये आपस में रिलेशन में अगर हम दिखा रहे हैं तब तो बढ़ेगा। मैथमेटिकली अगर देखें तो बढ़ रहा है दोनों हम्म साथ में, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं ना, सामने सामने रहता है हम्म तो इक्वल के। अच्छा, ग्रेविटेशनल मास ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इनर्शियल मास। इन फैक्ट इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मासेस ऑफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल। दोनों ही आइडेंटिकल है तो सेम ही चीज करेंगे ना ये। हम्म अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है इक्विवेलेंस ऑफ टू मासेस का? क्या महत्व है, क्या इतना क्या जरूरी है ये? पढ़ते हैं। दिस आइडिया ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास ऑफ अ बॉडी लेड आइंस्टाइन टू प्रिडिक्ट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है हम्म भाई, आइंस्टाइन साहब को जो है ज़रूरत थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंस रखता है इतना। उन्होंने जो हमें थ्योरीज दिए, जो लॉ दिए, वो यूज़ हो रहे हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन में, इसलिए ये ज़रूरी है। कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ नहीं अगला टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफ़ यू विल गो इन इंजीनियरिंग, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द मेन पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत हम्म ज़्यादा जगहों पर ये यूज़ होता है। मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो होता ही है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज दैट पॉइंट वेयर द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द फील्ड एक्ट्स। सब कुछ पिछले चैप्टर में जैसे पढ़ा था ना वैसा ही है, बस यहाँ हम्म पर ग्रेविटेशनल फील्ड सारा अट्रैक्ट होना चाहिए एक जगह पे, सारा इकट्ठा होकर के। सपोज करो कि यहाँ ये एक अर्थ का गोला है, गोले के अंदर कोई सेंटर पॉइंट है और वहीं पे सारा मास एकत्रित होता था, तो हम बोलते थे सेंटर ऑफ हम्म मास है ये। लेकिन अगर पूरा हाँ ग्रेविटेशन फील्ड अगर वहाँ इकट्ठा है कि वहाँ से कंट्रोल हो सके पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो पॉइंट वो तो जो है वो सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी कहलाएगा। ठीक है। हम्म अच्छा, इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखी है, वो एक बार ऐसी रीडिंग कर लेता हूँ समझने के लिए। When a body is lying on the surface of earth, then the weight of the body acts as the center of gravity of the body। ठीक है, हाँ इसकी हिंदी नहीं बताऊंगा, खुद समझो। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी मे और मे नॉट बी द सेम एज इट्स सेंटर ऑफ मास। ये समझ में आया? हम्म हाँ ठीक है। सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के बराबर। वो डिपेंड हम्म करता है कि बॉडी का शेप कैसा है। हो सकता है बॉडी के शेप की वजह से सेंटर पे सेंटर ऑफ मास ना हो, हाँ या सेंटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना हो। हम्म वो अपने हिसाब से एडजस्ट करे कि भाई मैं कहाँ रहूं कि मैं चारों तरफ का देख सकूं। हम्म अच्छा, फॉर अ बॉडी of small size having uniform density throughout, the center of gravity of the body coincides with the center of mass। इसने कहानी बोल दी पूरी अच्छे से कि स्मॉल साइज की बॉडी है और यूनिफॉर्म डेंसिटी है पूरी बॉडी के अंदर, यानी कहीं भी ज़्यादा गाढ़ा ज़्यादा थिक नहीं है, कहीं भी ढीला नहीं है, ऐसा मतलब यूनिफॉर्म है, एक ही तरह से हर जगह डेंसिटी। तो वो सेंटर ऑफ मास पे कोइंसाइड करेगा और बॉडी सेंटर स्मॉल हो ऑफ तो ग्रेविटी वो मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ In case of a solid sphere, the center of gravity and center of mass be at its center। सॉलिड स्फेयर के केस में, क्योंकि स्फेयर तो पूरा ही गोल टाइप का होता है, तो उसमें तो कहीं से भी देखो सिमेट्रिकल फिगर है, तो बीच में ही आएगा उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी। हाँ अच्छा, फॉर अ बॉडी ऑफ वेरी लार्ज डायमेंशंस बट हैविंग नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास। कोई डाउट? नहीं इसकी भी हिंदी नहीं बताऊंगा मैं।
अच्छा, तो in case of an irregular body whose different parts are made of different density, then the center of gravity will not coincide with the center of mass of the body also. हम्म तो यूनिफॉर्म डेंसिटी रहेगी तो सेंटर ऑफ मास पे कोइंसाइड करना चाहेगा या कर सकेगा. ठीक है. हाँ अब पढ़ते हैं सैटेलाइट के बारे में. बहुत नाम सुना होगा इन महाशय का. हम्म ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत क्या बोलते हैं उसे, नॉलेज गेन करने वाली चीज़ है. इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो इसीलिए ये इस चैप्टर में भी दे रखा है और ये रिलेटेड है चैप्टर से. अच्छा, अ सैटेलाइट इज अ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली in an orbit around a comparatively much larger body. सपोज करो एक बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा प्लेनेट है. ठीक है, प्लेनेट ही मान लेते हैं. और उस प्लेनेट के चारों तरफ एक, एज कंपेयर टू द प्लेनेट, बहुत छोटी बॉडी जो है चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, उसके चक्कर लगा रही है. ठीक है. हाँ उस बॉडी के चारों तरफ लगा रही है, वो बॉडी नहीं लगा रही उसके चारों तरफ. हम्म तो जो छोटी उस वाली body की चीज़ लगा है, रही जो है। छोटी वाली चीज़ है, जो बहुत छोटी वाली चीज़ है, जो चक्कर लगा रही है उस प्लेनेट के चारों तरफ, दैट छोटी वाली चीज़ इज नोन एज सैटेलाइट सैटेलाइट. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन एंड मून इन टर्न इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ. हम्म तो मून इज द सब सैटेलाइट ऑफ सन, हाँ वी कैन से, बट ऐसा कुछ है नहीं, अपने समझने के लिए मैंने बोला बस. इन आर सोलर सिस्टम ईच प्लेनेट इज अ सैटेलाइट ऑफ सन, क्योंकि सारे के सारे जो है अपने अपने तरीके से सैटेलाइट जो है वो सन के चक्कर लगाते हैं. बट सम ऑफ दीज प्लैनेट्स हैव गॉट सैटेलाइट्स अराउंड देम. जैसे अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, इन सब के जो है अपने अपने अलग अलग सैटेलाइट्स हैं जो इनके भी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. सन का तो ये लगा ही रहे हैं, साथ में इनके भी चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और ये दोनों मिल के सन का लगा रहे हैं फिर, है ना. हाँ अच्छा, द प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न हैव 63 एंड 62 सैटेलाइट्स कॉल्ड मून्स. सैटेलाइट्स को हम लोग मून्स भी बोलते हैं. जैसे पृथ्वी का मून जो है मून ही है, तो बाकियों का हाँ मून अलग अलग होंगे. ठीक है, हम्म हमने पृथ्वी के रेफरेंस में सबको मून कह दिया है. सिंस ऑल दीज सैटेलाइट्स वर मेड बाय नेचर, दीज आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स. हम्म अब जैसे हमने तो किसी को बनाया नहीं है, सारे तो अपनी मर्जी से चक्कर लगाते हैं पहले से है. हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हाँ है ना. तो जितने जो हम्म ये नेचर वाले हैं, जितना मतलब हमने नहीं बनाया, वो नेचुरल सैटेलाइट्स कहलाएंगे. हम्म और मैन मेड सैटेलाइट्स ना बोलते हुए से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलना ज़्यादा अच्छा है, आर्टिफिशियल क्योंकि वुमेन भी तो हम्म बना सकती है ना सैटेलाइट बनाया है. विद द एडवांसमेंट. हाँ, बनाया है, ठीक है, अच्छी बात है फिर तो. किसने बनाया, कोई एग्जांपल. कोई एग्जांपल इंडिया ने ही बनाया इंडिया वुमेन है ना, ठीक है. है. वुमन. फॉर एग्जाम्पल कोई बात नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है. अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन एंड मून, ये तो बता दिया था यार. हाँ, विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंस 1957, 1957, यानी कि 20वीं सदी में क्या हुआ. मैनी मैन मेड सैटेलाइट, यहाँ मैन मेड बोल भी दिया, देखो जरा. मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स हैव बीन पुट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ. सच सैटेलाइट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. तो ये जो है ये सिर्फ इन्होंने अभी अर्थ के लिए ही बनाया है. जहाँ हम रहते हैं वहीं का पहले देखेंगे ना. रशियंस वर द फर्स्ट टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुटनिक, जिसके नाम की वो भी आ रही है, क्या बोलते हैं उसे, वैक्सीन आ रही है. वैक्सीन. सुना है स्पुटनिक आई है एक. न्यूज में. तो स्पुटनिक 1 ऑन अक्टूबर 4th 1957. ये पहला था, याद रख लो इसको, इसको नोट्स में लिख सकते हो. हाँ एक सेकेंड.
हम्म, तो कहाँ था मैं? हाँ, 4 अक्टूबर 1957 को पहला जो है सैटेलाइट लॉन्च किया गया रूस द्वारा, ठीक है। और इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट इन 1975, आर्यभट्टा, ओके। Since then, India has put many satellites in various orbits around Earth. That is Bhaskar, Rohini, Apple IA, IB, INSAT, IRS, ETC. IRS ठीक है, ETC सैटेलाइट नहीं है, वो बस एक लास्ट में हम बोल देते हैं एक्सेट्रा। एक्सेट्रा। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट इज इम्पोर्टेंट, कि हम सैटेलाइट को लॉन्च करते कैसे हैं, क्या उसका सिद्धांत है, किस पे बेस होता है सैटेलाइट का लॉन्च होना, ठीक है। हाँ। तो ये थोड़ा सा टॉपिक अच्छा है और इम्पोर्टेंट है, तो समझ लेते हैं। कंसिडर अ वेरी हाई टावर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हुज हाइट इज मोर देन द हाइट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। मान लिया कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से ज़्यादा ऊंचा टावर का हाइट है। हाँ। लेट अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड from the top of this tower with some horizontal speed। मान लिया कि एक टावर के टॉप से बॉडी, जिसको हमने सैटेलाइट नाम दिया है, उस बॉडी को हमने मूव कराया हॉरिजॉन्टल स्पीड v से। द बॉडी विल डिस्क्राइब अ पैराबोलिक पाथ Parabolic अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड हिट द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ पॉइंट A1। तो इसने पैराबोलिक पाथ लिया, जो सीधा तो जा रहा था लेकिन सीधा जा नहीं पा रहा था क्योंकि ग्रेविटी ने उसे खींच लिया नीचे। एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हाइट है लेकिन वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं है। हाँ। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं है तो वो फोर्स लगाएगा अर्थ, और सीधी जा रही बॉडी को खींचना चाहेगा अपनी तरफ, तो उसका मोशन सीधा ना हो करके पैराबोलिक हो जाएगा, कर्व शेप में आ जाएगा। तो वो गिर जाएगा कहाँ पर? A वाले पॉइंट पे, A1 वाले पॉइंट पे। कोई डाउट है? नहीं। क्या डालना है? कुछ नहीं, सब्जी बन रही है ना। वाह, खुशबू भी आ रही है मेरे को। अच्छा, कहाँ गया यार? एक तो खो जाता है ना, एक ही जैसा सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। हाँ, तो पैराबोलिक पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड हिट द सरफेस एट पॉइंट A1। अच्छा, इफ द इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज, द बॉडी विल हिट द सरफेस ऑफ अर्थ एट पॉइंट A2। तो अगर मान लो इसी तरीके से हम स्पीड इंक्रीज कर दे तो हो सकता है इस बार ज़्यादा तगड़ा कर्व बनाए और थोड़ा दूर तक जा करके गिरे, मतलब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट जा करके गिरे, तो A2 पे पहुंचेगा। और ज़्यादा हमने कर दिया तो A3 पे पहुंचेगा। इस तरीके से, इस तरीके से इसने क्या करा, ऐसे पॉइंट पे पहुंचा दिया जहां पर, चलो पढ़ लेते हैं। If the initial speed of the horizontal projection of the body is increased, in the body will hit the surface A2 farther from the foot of the tower। अच्छा, क्लियरली दिखाई दे रहा है। The horizontal range in second case is more than that in the first case। ये तो हम लोग को पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो ज़्यादा है। पहले यहाँ टावर के सेंटर से यहाँ तक था, अभी टावर के सेंटर से यहाँ तक है। दिख रहा है? हाँ। अच्छा, if we go on increasing the initial horizontal speed of the projection of the body, its horizontal range will also increase, and finally a stage will come when the body will not hit the earth but will always be in the state of free fall under gravity in an attempt to fall to earth। ठीक है, बट वो गिरेगा नहीं। वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा, एक ऐसी स्पीड उसको मिल जाएगी कि वो एटमॉस्फेयर में वैसे चक्कर लगाता रह जाएगा। वो फोर्स कितना भी अर्थ लगाना चाहेगा ना, तो अर्थ सिर्फ उसको वहां तक, मतलब गिरने ना देने और बाहर ना जाने देने तक का फोर्स लगाएगा वो, ताकि वो ऐसे मूव करता रहे अर्थ के चारों तरफ। तो उस स्पीड को हमें ढूंढना है, ठीक है, ताकि वो उस ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू कर दे। अच्छा, तो हमने क्या करा अभी, बट विल ऑलवेज बी इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी इन एन अटेम्प्ट टू फॉल टू अर्थ। अच्छा, देन द बॉडी विल डिस्क्राइब अ स्टेबल सर्कुलर पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टेबल सर्कुलर पाथ। स्टेबल बोल दिया तो वो क्या करेगा, गिरेगा नहीं। सर्कुलर बोल दिया तो एक पूरे सर्कल में ऐसे घूमेगा फिक्स रेडियस के साथ। अराउंड द अर्थ बोल रहा तो अर्थ के चारों तरफ, मतलब सैटेलाइट हो ही गया। एंड बिकम्स अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। कोई डाउट है? नहीं।
तो इस स्टेबल सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। और अच्छा, द मिनिमम स्पीड, सॉरी, द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट। ऑफ सैटेलाइट। ये बेसिक समझ में आया, ऑर्बिटल स्पीड किसे कहते हैं किसी सैटेलाइट का, हाँ। सैटेलाइट किसे कहते हैं और कैसे कहते हैं। हम्म व्हाट इज सैटेलाइट, कैन यू एक्सप्लेन। सैटेलाइट उसे कहते हैं कि जो जो किसी भी बॉडी के चक्कर लगाए। किसी भी बॉडी की मेरे चक्कर लगाएगा सैटेलाइट कहलाएगा। आपकी बॉडी, आपकी अगर कोई चीज चक्कर लगाए, कोई मच स्मॉलर या थोड़ा सा छोटी चीज, तो वो आपकी सैटेलाइट कहलाएगी। अच्छा, मेरे से छोटा लैपटॉप है, ये मेरा चक्कर लगा रहा है, ये सैटेलाइट है मेरा। हाँ, अगर सर्कुलर, हाँ, चक्कर लगा रहा तो है। अच्छा, कितना छोटा होना चाहिए कि हम उसे सैटेलाइट कह सकें। छोटा तो कितना भी हो सकता है। मतलब ये है कि बॉडी जो है मच लार्जर होनी चाहिए, ये याद रखना। हम्म हम उस बॉडी को एज कंपेयर टू अर्थ अकाउंट में ना ला पाए कि हाँ भाई मुझे ये बॉडी भी दिख रही है, मैं अर्थ को भी देख पा रहा हूँ पूरा। तो अगर मैं अर्थ को पूरा देख पा रहा हूँ और बॉडी को भी पूरा देख पा रहा हूँ ना, तो फिर वो सैटेलाइट नहीं हो सकता। अर्थ मुझे नहीं हाँ। दिखना चाहिए पूरा और बॉडी दिख जानी चाहिए। समझ रहे हो सैटेलाइट कितना छोटा सा हो सकता है। हाँ। हाथी के लिए चींटी के जो बाल है उसकी थिकनेस, चींटी के बाल होंगे, होते हैं ना। गंजी होती है चींटी, पागल। उसकी मूंछ होती हैं। चलो मूछ के बाल ले लो, ठीक है, समझ में आ गया ना मेन चीज। हाँ। अच्छा, द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज अ केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये याद रखना, फ्री फॉल हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है। हम्म तो ये इसको फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी का बस केस कहेंगे। अच्छा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, पूरे इस चैप्टर का सबसे ये जान है इस चैप्टर की। ये जो चीज़ें हैं, ऑर्बिटल स्पीड मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, टाइम पीरियड एंड हाइट ऑफ द सैटेलाइट। हाइट ऑफ दिस सैटेलाइट। इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो पढ़ते हैं इसको। पहला पढ़ते हैं ऑर्बिटल स्पीड, बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, इसको समझना है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू अ गिवन ऑर्बिट ऑफ अर्थ, ठीक है, अराउंड अर्थ। हाँ। समझ में आ गया होगा ऐसे ऐसे। ये जो पूरा ऐसे ऐसे घूम रहा है हाँ। चारों तरफ, गिर नहीं रहा, जरा से स्पीड कम हुई गिर जाएगा। तो स्पीड मेंटेन भी रखनी है, यही ऑर्बिटल स्पीड है जो कंटिन्यूअसली रहेगी। हाँ। अब यहाँ पर मैथमेटिकली ये सब यहाँ सब कुछ लिख दिया है, सब दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार। द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल स्पीड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब देखो, ज़्यादा दूर का रेडियस लेगा तो स्पीड भी कम होगी या चेंज होगी, अलग होगी ना। और छोटा रेडियस में अगर घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी या स्पीड अलग होगा। तो उस हिसाब से वैल्यूज जो है मैथमेटिकली चेंज होती जाएंगी, बट डेफिनेशन सेम रहेगा। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये कैपिटल एम और आर को बोल दिया, स्मॉल एम को बोल दिया मास ऑफ द सैटेलाइट, वी को ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, एच को हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, और स्मॉल आर को बोल दिया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट का सेंटर जो होगा वो अर्थ का सेंटर होगा। भाई अर्थ का सेंटर यहाँ है, यहाँ से ही तुम ऑर्बिट के रेडियस को बोलोगे, उसमें आर भी रहेगा और एच भी रहेगा, आर प्लस एच रहेगा उसका रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो अगर बोला जा रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द सैटेलाइट इन ऑर्बिट, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ खींचता है अंदर की फोर्स तरफ खींचता ऐसे। है। लेकिन बॉडी कहाँ जाना चाह रही है, सेंटर के बाहर, क्योंकि टेंजेंशियली वेलोसिटी टेंजेंशियली जा रही है ना उस ऑर्बिट के, तो वो बाहर जाना चाहेगी, लेकिन बाहर ना जा करके वो कैसे आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। तो वो अंदर भी नहीं आ पाएगी क्योंकि सिर्फ वो उतना ही फोर्स लगाएगा कि वो बाहर ना जाने दे। जैसे अपने पास ये है सफेद बोर्ड, इस पे देखते हैं, बॉडी जा रही थी ऐसे, ठीक है, ये अर्थ का वो है, और बॉडी को इसने क्या किया, यहाँ से एक फोर्स जो है अंदर की तरफ खींच रहा है, तो बॉडी यहाँ सीधा ना जाकर के बॉडी थोड़ी सी ऐसे हो गई, अभी और खींच रहा है ये, तो बॉडी थोड़ी सी ऐसे हो गई, मतलब इस तरीके से जो है मोशन उसका
ऐसे हो जाएगा कि वो एक एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा ऐसे। हम्म। ठीक है, इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, मतलब ये चेंज हो रहा है मेरे हाथ की वजह से, बट वो चेंज नहीं होगा, एक के ऊपर एक के आता रहेगा। ठीक है। हाँ। तो वो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाले फोर्स की वजह से। तो हम्म। उसका हमें पता है फॉर्मूला mv² अपॉन r होता है। हाँ। अच्छा, अब हम ये भी जानते हैं कि अगर वो बॉडी है तो उस पर अर्थ भी फोर्स लगा रही होगी। एक तो सेंट्रीपिटल हम्म। फोर्स लग ही रहा है, एक फोर्स लग रहा है वो वाला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला, ग्रेविटेशनल हम्म। पुल एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट। तो जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, आर दोनों को स्क्वायर। इक्वेट किया तो मुझे वेलोसिटी मिल गई √gm/r। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल स्पीड। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। If g is the value of acceleration due to gravity on the surface of earth, then g is equal to gm/r square and gm is equal to gr square। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है, कभी भी gm की जगह gr² लिख लिया जाता है। तो तुमने पढ़ा होगा हम्म। gm/r² होता, तो gr/r² करके r से r काट दिया करते थे। हम्म। तो ये लिखा जा सकता है क्योंकि ये g और ये वाला r² इधर हो जाता है। ये वैल्यू को 39 में रख दो, अब यहाँ पे gr/r² हाँ। रख दिया गया। ठीक है। हम्म। और इसमें से एक आर बाहर निकाल लिया, एक जी बच गया अंदर, और ये आर प्लस एच इस आर के जगह पे लिख दिया गया। यार इस आर पे क्यों नहीं क्लिक होता है, लिटिल पे क्लिक, सैटेलाइट पे हो रहा है क्लिक। कोई डाउट? नहीं। 40 वाले इक्वेशन से ये क्लियर हो रहा है कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट। ये तो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि छोटी चीज़ जो है वो उस चीज़ पे इंडिपेंडेंट ही रहती है सारी चीज़ें। तो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी। अगर एक बार फोर्स फिक्स हो गया तो कितना भी मास हो वो घूमता ही रहेगा ऐसे, क्योंकि वेलोसिटी हाँ। के टाइम में मास जो है ना हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं वो। हम्म। अच्छा, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड इंक्रीजेज इन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। मतलब सैटेलाइट की हाइट अगर बढ़ती है, हम्म। डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। वेलोसिटी डिक्रीज करती है अगर रेडियस बढ़ता है तो, हाँ, रेडियस वो ऑफ बताया ऑर्बिट था। बढ़ता है तो आर प्लस एच बढ़ता है तो, और हम्म। इंक्रीज इन द हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट भी बढ़ाते हैं तब भी घटता है। ठीक है। हाँ। डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। भाई अर्थ बड़ा मास है तो वो अगर चेंज हो रहा है तो ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, तो क्या पता अंदर ही खींच ले, हम्म। ना नाचने दे उसको गोल में ऐसे। तो अगर मास अर्थ के मास पे डिपेंड करता है ये वेलोसिटी, हम्म। या अर्थ या कोई भी प्लेनेट हो जिसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है। तो या उसके मास पे डायरेक्शन। डिपेंड करता है। हम्म। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट एट एन इंस्टेंट इज अलोंग द टेंजेंट टू द ऑर्बिटल पाथ ऑफ द सैटेलाइट इज दैट इंस्टेंट। ये ऑर्बिटल पाथ है जो गोल गोल घूम रहा है ना, ये एरो दिखा रखा है ये। हम्म। अगर यहाँ से कोई सैटेलाइट टूट जाता है, मतलब इसके फोर्स खत्म हो जाता है सपोज, तो जिस वेलोसिटी में था उसी वेलोसिटी से टेंजेंशियली निकल जाएगा बाहर। हम्म। तो ये बोल रहा है व्हेन अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि एच जो है वो वेरी वेरी लेस देन आर है, देन आर इज इक्वल टू आर प्लस एच, और या तो आर ही बोल लो उसको, एच तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। हम्म। तो वी को वी नॉट मान लिया, हम्म। तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर जी अपॉन आर। इज इक्वल टू भाई यहाँ के एच के जगह पे आर ही रख दिया ना हमने, हाँ। सॉरी आर प्लस एच के जगह पे आर ही लिख लिया हमने, एच को तो हटा ही दिया। नेग्लेक्ट कर दिया, तो जी आर बच गया बस। वी नॉट इज इक्वल टू जी आर। अच्छा, जी की वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है, आर की होती है। तो ऑर्बिटल स्पीड कट करके क्या आई, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, या 7.92 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। हम्म। तो ऑर्बिटल स्पीड याद रखना, जब बहुत ही नज़दीक हो सरफेस ऑफ अर्थ के सैटेलाइट तब ये होती है। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कैसे निकालेंगे? टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय वेलोसिटी। हाँ। एक चक्कर लगाने में ऑर्बिटल जितनी वेलोसिटी ले, ऑर्बिटल वेलोसिटी जितनी आती है वो होता है टाइम पीरियड वो ऑफ टाइम पीरियड हो सैटेलाइट। जाता है। तो एक चक्कर लगाने में 2πr डिस्टेंस तय करेगा, हम्म। है ना। हाँ। अगर r इज इक्वल टू आर प्लस एच है
तो हम स्मॉल आर अभी ले रहे हैं उसको, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस एच है ना, तो 2 पाई आर मतलब स्मॉल आर हो गया, सेंटर ऑफ वहाँ से लेकर के ऑर्बिट तक का रेडियस। हाँ अच्छा, और इसके अंदर में वी की वैल्यू जो है वो रख दी हमने। कोई दिक्कत है समझने में? हाँ रख दी, हाँ सही। क्या समझ में आया यहाँ जो मैंने वैल्यू रखी है ये? इधर वैल्यू रख दी ना अब, वी की नीचे में। इससे क्या समझ रहे हो? ये वाला जो फॉर्मूला है हम्म। ये वाला आर जी आर वाला, जी आर स्क्वायर अपॉन आर, ये हमने रखा है यहाँ पर। हाँ ये अपोज हो ऐसे बटे के नीचे तो पलट जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो इसलिए हाँ। ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये v की वैल्यू हमने नीचे थी, v की वैल्यू हमने ये रखी, हम्म आर जी आर वाला जो फॉर्मूला है ये वाला जी आर स्क्वायर अपॉन आर। तो उसके बाद क्या हुआ, 2 पाई अपॉन में आर, और ये वाला आर अंदर जाकर के आर स्क्वायर हो जाता है, तो उसकी वजह से आर क्यूब हो गया ये। हम्म तो 2 पाई अपॉन में कैपिटल आर अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया। ठीक है। हाँ अच्छा, अगर अर्थ इज सपोज टू बी अ स्फेयर ऑफ मीन डेंसिटी रो, सारी डेंसिटियां मिला करके एक मीन डेंसिटी हाँ। निकाली, उसको रो नाम दिया। ये जो उल्टा पी बना छोटा सा, इसे रो बोलते हैं, आर एच ओ। हम्म, देन द मास ऑफ द अर्थ इज, मास का तो पता ही है भाई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी हो जाएगा। हाँ 4 पाई कैपिटल आर क्यूब अर्थ का रेडियस, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर भाई, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता तो एम एम के जगह ये वैल्यू डाल दी और सॉल्व करा तो इतना आया जी की वैल्यू, 4 पाई जी आर रो अपॉन 3। GR ρ/3। ठीक है। हम्म सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ जी इन 41 नंबर इक्वेशन, 41 वाला ये है, इसमें जी की वैल्यू यहाँ डालेंगे, इस जी की जगह पे जो नीचे है, मेरे को अभी दिखाई, इसमें नहीं हो रहा है वो। ठीक है। तो जब हमने ये वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जब हमने उसमें डाली, तो कुछ इस तरीके का मामला हुआ, ये कहानी चली। हाँ और ये कहानी चलने के बाद अब मान लेते हैं कि सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ ले रहे हैं, तो एच हट जाएगा, तो आर क्यूब ही हो जाएगा, और आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई अपॉन जी रो हो जाएगा, 3 पाई अपॉन जी, और ये रो हम्म। जीरो, जीरो वाला जीरो नहीं, जी और रो। हाँ ठीक है। GRρ। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या करा है, हमने ये देखा कि यहाँ से जो टाइम पीरियड निकला वो 3 पाई अपॉन 0 आया, और जो पहले पढ़ा था वो 2 पाई आर क्यूब अपॉन जी था, है ना। हाँ तो अगर मैं आर स्क्वायर बाहर निकालूं, तो 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, और ऊपर ये आर और ये आर कट जाएगा, हम्म तो 2 पाई आर अपॉन जी हमने पढ़ लिया। जो पेंडुलम में पढ़ा था 2 पाई एल अपॉन जी, तो वो एल हाँ लेंथ क्या होता था, पेंडुलम का जो रेडियस होता था वही होता था ना ये, हम्म बस वही चीज़ आ गया यहाँ पर भी, तो सही है इसका मतलब हमारा फॉर्मूला। हाँ अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो, अगर सरफेस ऑफ अर्थ के नज़दीक चक्कर लगा रहा है तो उसको 84.6 मिनट लगेंगे टोटल। ठीक है। एक चक्कर लगाने में। 5080 सेकेंड्स। हाँ तो ये हमने सॉल्व कर लिया कि कैसे कितना टाइम लगेगा मैथमेटिकली। इट मीन्स अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट 84.6 मिनट्स। इक्वेशन नंबर 42 से क्लियर होता है that the speed of revolution of the satellite depends only upon the height above the earth surface। ठीक है। हाँ the larger is the height of the satellite above the surface of earth, the greater will be the period of revolution। क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी तो अपने आप ही हाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है। हाँ। बाकी 3 4 और 5 जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और 6 वाला भी पॉइंट। कितने पॉइंट है इसमें? 6 पॉइंट्स जो है ना, तो बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके पूछें अगर कोई डाउट हो, अगर नहीं समझ में आया हो कुछ, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगली क्लास में फिर वो भी बताएंगे जो आपके क्वेश्चंस होंगे। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।